गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम गोयनका। हम एमए फाइनल के पेपर 7 इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के अंतर्गत हैबरलर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हम इसका आधार, इसका तात्पर्य हम समझ चुके हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न लागत परिस्थितियों के अंतर्गत हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत किस प्रकार लागू होता है, ये हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में स्थिर अवसर लागतों के अंतर्गत हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उससे उत्पन्न लाभों के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम बढ़ती हुई अवसर लागतों की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पिछली क्लास में हमने स्थिर लागतों की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को डिस्कस किया था। स्थिर लागतों की दशा इस मान्यता पर आधारित होती है कि उत्पादन के साधन पूर्णतया स्थानापन्न होते हैं और वे निश्चित अनुपातों में ही प्रयोग किए जाते हैं और उत्पादन का प्रत्येक साधन समरूप होता है। इसके अतिरिक्त एक और मान्यता यह भी रहती है कि उत्पादन के साधनों की कार्यक्षमता इस विश्लेषण की अवधि में स्थिर रहती है। ये सभी मान्यताएं अवास्तविक हैं। वास्तव में उत्पादन के साधन पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते हैं। वे एक दूसरे के स्थान पर पूरी तरह से प्रयोग नहीं किए जा सकते। इसके अलावा भी कुछ साधन तो किसी एक प्रकार की वस्तु के उत्पादन के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, यानी कि वे एक वस्तु का उत्पादन ज़्यादा कुशलता से कर पाते हैं बजाय कि किसी दूसरी वस्तु के। इसका तात्पर्य है कि उनमें विशिष्टता पाई जाती है, उनके अंदर विशिष्टता का तत्व पाया जाता है। इसी कारण उत्पादन में पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल क्रियाशील होते हैं। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल अर्थात अवसर लागतें बढ़ती हुई स्थिति में विद्यमान होती हैं। इसीलिए जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जाती है, उत्पादन घटती हुई अनुपात में हमें बढ़ता नज़र आता है, बढ़ता हुआ प्राप्त होता है। बढ़ती हुई अवसर लागतों की स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, कॉनकेव होता है। जैसा कि हम अपनी पहली क्लास में, जिसमें हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत और उसके अंतर्गत हमने उत्पादन संभावना वक्र को विभिन्न लागत परिस्थितियों के अंतर्गत उसकी शेप्स को समझाता, उनके ढाल को समझाता, हम डिस्कस कर चुके हैं कि बढ़ती हुई अवसर लागतों की स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। इसका कारण ये है कि कोई भी देश जब एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है और इस प्रक्रिया में जब वो उस वस्तु का उत्पादन बढ़ाता है तो क्योंकि उसे उसमें तुलनात्मक लाभ प्राप्त है तो उसकी अवसर लागत बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ती जाती है। इसका तात्पर्य है कि जैसे जैसे वो जिस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहता है उस वस्तु का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसे दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना होता है और यह उत्पादन जो है वो बढ़ती हुई मात्रा में कम होता जाता है, यानी कि उसकी एमआरटी बढ़ती जाती है। एमआरटी को जिस सूत्र के रूप में हम समझते हैं वो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और चूँकि यह ऋणात्मक ढाल का होता है उत्पादन संभावना वक्र, इसलिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का जो वैल्यू है वो ऋणात्मक ही होता है। इसको हम सीमांत उत्पादकताओं के रूप में या सीमांत लागतों के रूप में भी समझ सकते हैं। एक्स वस्तु की सीमांत लागत वाई वस्तु की सीमांत लागत, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई के रूप में भी हम एमआरटी को समझ सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के लिए एक डायग्राम को हमने यूज़ किया है, जिसमें 2 पैनल्स दिए हुए हैं, 2 पार्ट दिए हुए हैं, ए और बी। पार्ट ए में भी उत्पादन संभावना वक्र है और पार्ट बी में भी उत्पादन संभावना वक्र और उससे संबंधित परिस्थितियां दी हुई हैं। पार्ट ए में जो उत्पादन संभावना वक्र है वह पुर्तगाल का उत्पादन संभावना वक्र है, जिसे हम PP1 के द्वारा देख सकते हैं। PP1 द्वारा दिखाया गया है भाग ए में। आप देखिए PP1 जो उत्पादन संभावना वक्र है यह पुर्तगाल का उत्पादन संभावना वक्र है और हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि यह मूल बिंदु की ओर नतोदर है, कॉनकेव टू द ओरिजिन है।
इस वक्र के ढाल से यह पता चल रहा है कि यह देश कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र का जो झुकाव है वो एक्स अक्ष की तरफ है, जहाँ पर हमने कपड़े के उत्पादन को मेज़र किया है। पी से P1 की ओर जाते समय पुर्तगाल को कपड़े की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हर बार बढ़ती हुई मात्रा में इस्पात की इकाइयों का त्याग करना होगा, क्योंकि पुर्तगाल यहाँ बढ़ती हुई अवसर लागतों की स्थिति में है। दूसरी ओर भाग बी में भी उत्पादन संभावना वक्र है EE1, और यह इंग्लैंड का उत्पादन संभावना वक्र है। आप ध्यान से देखिए, EE1 जो उत्पादन संभावना वक्र है वो इंग्लैंड का उत्पादन संभावना वक्र है डायग्राम के पार्ट बी में। इस वक्र के ढाल से यह पता चलता है कि यह इस्पात के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा, क्योंकि यह वाई अक्ष की ओर अधिक झुका हुआ है, अधिक फैला हुआ है, जहाँ पर हमने स्टील को मेज़र किया है। वाई अक्ष पर हमने स्टील यानी कि इस्पात को मेज़र किया है। यहाँ पर जैसे जैसे इंग्लैंड इस्पात के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहेगा तो वह E1 से E की ओर मूव करेगा, E1 से E की ओर मूव करेगा, और यहाँ उसे इस्पात की हर एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हर बार कपड़े की बढ़ती हुई मात्रा में इकाइयों का त्याग करना होगा, यानी कि यहाँ उसकी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ती हुई है, अवसर लागतें बढ़ती हुई हैं। तो इस प्रकार इंग्लैंड को भी बढ़ती हुई अवसर लागतों का सामना करना पड़ता है यदि वह विशिष्टीकरण करना चाहता है। तो इस तरह से पैनल ए और पैनल बी या पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों देशों के अलग अलग उत्पादन संभावना वक्र दिए गए हैं। PP1 जो है वो पुर्तगाल का उत्पादन संभावना वक्र है, और EE1 पार्ट बी में इंग्लैंड का उत्पादन संभावना वक्र है। सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे कि अगर व्यापार नहीं होता है, ये दोनों देश अलग अलग अपने देश में उत्पादन की स्थिति में है, और उत्पादन और उपभोग की स्थिति बिना व्यापार के क्या रहेगी इन देशों में, वह हम पहले जानने की कोशिश करें। तो बिफोर ट्रेड, व्यापार के पूर्व उत्पादन तथा उपभोग की स्थिति क्या रहेगी। सबसे पहले हम ये देखें कि पुर्तगाल जो है बिना व्यापार के कहाँ पर संतुलन में है। तो विदेशी व्यापार की अनुपस्थिति में पुर्तगाल का उत्पादन व उपभोग का संतुलन के बिंदु पर होगा। अब देखिए, के बिंदु पर जो है उसकी घरेलू कीमत रेखा, घरेलू वस्तु कीमत रेखा ए जो है वो उसके उत्पादन संभावना वक्र PP1 को के बिंदु पर स्पर्श कर रही है, और उसकी स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है उसको। यहाँ पर उसका उपभोग और उत्पादन का संतुलन स्थापित होगा, और के बिंदु पर वो OC मात्रा में कपड़े का उत्पादन व उपभोग करेगा, और OS मात्रा में इस्पात का उपभोग व उत्पादन करेगा। तो उत्पादन और उपभोग का संतुलन उसका के बिंदु पर होगा, जहाँ पर OC मात्रा में कपड़ा है और OS मात्रा में इस्पात है। उपभोग और उत्पादन का संतुलन है। इसी प्रकार बी पैनल में, बी पार्ट में इंग्लैंड का संतुलन दिखाया गया है, उपभोग और उत्पादन का संतुलन। यहाँ पर आप K1 बिंदु की तरफ देखिए। K1 बिंदु जो है यहाँ पर उसकी घरेलू कीमत रेखा BB1 जो है वो उसके उत्पादन संभावना वक्र EE1 को K1 बिंदु पर स्पर्श कर रही है, उसको टेंजेंट है, टेंजेंट टू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व K1 बिंदु पर। और K1 बिंदु पर वह उत्पादन और उपभोग करेगा, और उसकी मात्राएं होंगी OC1 मात्रा में कपड़ा और OS1 मात्रा में इस्पात। तो व्यापार की अनुपस्थिति में अगर किसी प्रकार का विदेशी व्यापार नहीं होता है तो इंग्लैंड का संतुलन K1 बिंदु पर होगा, जहाँ पर वह OC1 मात्रा में कपड़ा उपभोग करेगा, उत्पादन करेगा, और OS1 मात्रा में इस्पात का उपभोग और उत्पादन करेगा। परंतु अगर व्यापार, दोनों देश व्यापार करने का निर्णय करें, एक दूसरे के साथ व्यापार करें, तो संतुलन में किस प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं। तो हम देखें कि व्यापार के पश्चात दोनों देश कहाँ स्थित होंगे। तो यदि दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार का निर्णय करते हैं तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात उनके घरेलू कीमत अनुपातों से अलग होना आवश्यक है।
तो प्रत्येक देश के लिए ज़रूरी है कि उनका जो घरेलू कीमत अनुपात है उसकी बजाय उसका अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात अलग हो। ऐसी स्थिति में ही दोनों देश व्यापार की ओर अग्रसर होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात हम ये मान लेते हैं कि पार्ट ए में PL रेखा के द्वारा दिखाया गया है और पार्ट बी में P1L1 रेखा के द्वारा दिखाया गया है। PL रेखा और P1L1 रेखा दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि व्यापार की शर्तें या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रेखा या अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात की रेखा, अंतर्राष्ट्रीय वस्तु कीमत अनुपात की रेखा दोनों देशों के लिए समान है, क्योंकि दोनों का ढाल समान है, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। अब दोनों देश चूँकि उनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात की रेखा उन दोनों के लिए ही उनकी घरेलू कीमत अनुपातों की रेखा से अलग है, तो वे दोनों व्यापार की ओर अग्रसर होंगे। अब यदि दोनों देश व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उनके व्यापार से लाभ किस प्रकार के होंगे, व्यापार के पश्चात वे कहाँ संतुलन स्थापित करेंगे और किस तरह से उनको व्यापार से लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करते हैं कि पुर्तगाल को किस प्रकार से लाभ प्राप्त होंगे। चूँकि पुर्तगाल के लिए घरेलू कीमत रेखा ए की तुलना में PL का ढाल अधिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं AA की तुलना में PL का ढाल अधिक है, अतः कपड़े की कीमत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ज़्यादा होने के कारण वह कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और अपने उत्पादन को PL रेखा के T बिंदु पर लेकर जाएगा, जहाँ पर कि PL PP1 को स्पर्श करती है। यहाँ वह कपड़े की OR तथा इस्पात की OQ मात्रा का उत्पादन करेगा। पुर्तगाल का उपभोग PL के G बिंदु पर होगा। यहाँ वह कपड़े की IT मात्रा का निर्यात करेगा और इस्पात की GI मात्रा का आयात करेगा तथा घरेलू रूप से कपड़े की OJ मात्रा तथा इस्पात की OD मात्रा का उपभोग करेगा। कपड़े की IT मात्रा का निर्यात करेगा और इस्पात की GI मात्रा का आयात करेगा और उपभोग के संदर्भ में वह कपड़े की OJ मात्रा और इस्पात की OD मात्रा का उपभोग करेगा। तो उसका व्यापार त्रिभुज, ट्रेड ट्रायंगल, ट्रेड के पश्चात उसका जो उत्पादन और उपभोग का जो ट्रायंगल बना है वो इस प्रकार होगा GIT। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा डार्क किया हुआ है त्रिभुज, ये त्रिभुज बनाया गया है, डार्क लाइंस खींचे हुए हैं, यह है GIT। तो यहाँ पर IG मात्रा में इस्पात का आयात है और IT मात्रा में कपड़े का निर्यात है और इस प्रकार वह कपड़े व इस्पात दोनों की अधिक मात्राओं का उपभोग कर सकता है, क्योंकि G बिंदु K बिंदु के ऊपर है और दाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पर उसका उपभोग का स्तर बढ़ गया है और वो अब पहले की तुलना में ज़्यादा लाभदायक स्थिति में है। इंग्लैंड के संदर्भ में इंग्लैंड को किस प्रकार व्यापार से लाभ प्राप्त होगा या व्यापार के पश्चात उसका उत्पादन और उपभोग का स्तर क्या होगा, ये हम पैनल बी में देख सकते हैं, पार्ट बी में। तो पार्ट बी के अनुसार इंग्लैंड के लिए उसकी घरेलू कीमत रेखा BB1 की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा P1L1 का ढाल कम है। P1L1 का ढाल जैसे कि आप देख सकते हैं वो BB1 की तुलना में कम है। तो इसका तात्पर्य यह है कि उसके लिए इस्पात की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज़्यादा होने के कारण वह इस्पात के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा तथा अपने उत्पादन को P1L1 रेखा के T1 बिंदु पर लेकर जाएगा। अब देखिए ध्यान से, पहले वो K1 बिंदु पर उत्पादन कर रहा था, अब वो T1 बिंदु पर उत्पादन करेगा। उत्पादन संभावना वक्र के EE1 पर वह पहले K1 पर था, अब वो T1 पर उत्पादन करेगा। यहाँ पर P1L1 रेखा EE1 को स्पर्श कर रही है, इसकी स्पर्श रेखा है।
यहाँ पर वो कपड़े की OR1 मात्रा का उत्पादन करेगा, वह कपड़े की OQ1 मात्रा का उत्पादन करेगा और इस्पात की OR1 मात्रा का उत्पादन करेगा। इंग्लैंड का उपभोग P1L1 के G1 बिंदु पर होगा, जहाँ वह कपड़े की GI मात्रा का आयात और G1I1 मात्रा का आयात करेगा और इस्पात की T1I1 मात्रा का निर्यात करेगा। और घरेलू रूप से कपड़े की OJ1 मात्रा तथा इस्पात की OD1 मात्रा का उपभोग करेगा। उसका जो ट्रेड ट्रायंगल बनेगा वो है T1I1 G1। जैसे कि आप देख सकते हैं, डार्क लाइन से हमने एक त्रिभुज बनाया है पैनल बी में T1I1 G1। यहाँ पर T1I1 उसका इस्पात का निर्यात है और I1 G1 जो है वो उसका कपड़े का आयात है। इस प्रकार वह कपड़े व इस्पात दोनों की ही अधिक मात्राओं का उपभोग कर सकता है, क्योंकि G1 बिंदु उसके पहले के K1 बिंदु पर जहाँ वो पहले उपभोग कर रहा था उससे दाईं ओर स्थित है और ऊपर स्थित है। तो अब वो पहले की तुलना में दोनों ही वस्तुओं का ज़्यादा उपभोग कर पा रहा है। तो इस प्रकार बढ़ती हुई अवसर लागतों की स्थिति में कोई भी देश पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं कर सकता, क्योंकि घटते हुए प्रतिफल यहाँ प्राप्त होते हैं। इसलिए व्यापार से जो लाभ हैं वो तुलनात्मक रूप से स्थिर लागतों की तुलना में कम होते हैं। यहाँ पर पूर्ण विशिष्टीकरण संभव नहीं हो पाता। धन्यवाद।